नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स अड्डा में। इस समय जो स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा डाउट है यूपीसीएम फेलोशिप को लेकर के। क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सी डिग्री इसमें वैलिड हैं, क्या इसमें वेटेज मिलेगा इंटरव्यू में, कितनी इसमें सैलरी है, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको ऑथेंटिक जानकारी मुहैया करा देते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें कुछ फील्ड दी हुई है गवर्नमेंट ने कि इन इन फील्ड में आपका ग्रेजुएशन डिग्री हुई हो। तो हम डिटेल में देख लेते हैं। पहली है शहरी नियोजन डिज़ाइन विकास वास्तुकला आवास प्रबंधन, मतलब कि एक तरीके से टाउन मैनेजमेंट और डेवलपमेंट डिज़ाइन और ये सब हो गया। सेकंड जो डिग्री है प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट की हो गई। तीसरी है इंजीनियरिंग भूगोल, मतलब इंजीनियरिंग तो जान ही रहे हैं, जियोग्राफी जान ही रहे हैं। पर्यावरण और जलवायु, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट, इससे रिलेटेड कोई आपने डिग्री की हो ग्रेजुएशन की। स्वास्थ्य स्वच्छता, हेल्थ हो गया, पोषण ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल सोर्सेज, कौशल उद्यमिता विकास, स्किल डेवलपमेंट को कोर्स किया हो आपने। विरासत वास्तुकला संरक्षण, पर्यटन संस्कृति कल्चर हेरिटेज और टूरिज्म, इससे रिलेटेड आपने कोई डिग्री की हो। डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी आईटीएस मशीन लर्निंग डेटा गवर्नेंस, बीटेक आईटी सेक्टर वाली फील्ड, ये लोग इसके लिए वैलिडेशन पा सकते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बैंकिंग फाइनेंस रेवेन्यू, सार्वजनिक नीति पब्लिक गवर्नेंस पॉलिसी, इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री है तो मतलब मोटा मोटा इतनी फील्ड वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने इस फील्ड में ग्रेजुएशन किया हो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं जो अदर एलिजिबिलिटी है। सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी ये है कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न में अपना ग्रेजुएशन पास किया हो। फर्स्ट डिवीज़न मतलब कि 60+। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलने एवं लिखने में दक्ष होना चाहिए। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको यूपी में काम करना है तो आपको हिंदी तो आनी ही चाहिए। इंग्लिश भी आपको आ जाए तो और भी अच्छी बात है, आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी उसमें इंटरव्यू में, क्योंकि आपको शोध पत्र नीति पत्र मूल्यांकन ये सब साक्ष्य आपको किसी भी भाषा में वो करना पड़ सकता है, जमा करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको आवेदकों के पास कंप्यूटर पर उत्कृष्ट कौशल एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर काम करने की दक्षता और संचार कौशल का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि आपको कुल मिला के कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, चलाना बंद करना नहीं, एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका सारा जो काम है ऑनलाइन होगा। और आपको क्योंकि एक टेबलेट आपको मिलेगा तो आपका सारा जो अटेंडेंस है, आपकी रिपोर्ट है, सर्वे है, वो आपको ऑनलाइन करना होगा। तो एटलीस्ट आप इतना तो फ्लुएंट हों कंप्यूटर चलाने में कि आप सारी जानकारी दे पाएँ। फिर हम एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। फिर आपका इसमें हम काम देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल क्या है। इस कार्यक्रम के तहत आकांक्षी नगर योजना के लिए शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थी जिलाधिकारी एवं संबंधित नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कार्य संपादित करेंगे। आपको एक सुपरवाइज़र का काम करना है जो आपके ज़िले के बड़े अधिकारी हैं, जैसे डीएम हो गया, लेबर ऑफिसर हो गया। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोई एक ज़िला होता है तो वो अकेले किसी एक चीज़ से नहीं चलता। उसमें कम से कम 20 से 25 या 28 डिपार्टमेंट रहते हैं जो अलग अलग फील्ड में अपना काम करते हैं। जैसे समाज कल्याण विभाग हो गया, जैसे पर्यावरण विभाग हो गया, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हो गया, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया। तो ये सारे विभाग रहते हैं, इसमें सबकी अपनी अपनी फील्ड है। नगर पालिका हो गया। तो इस यूपीसीएम फेलोशिप के तहत आपको एक रिसर्च स्कॉलर का काम करना है। आप एक शोधार्थी की तरह जाएंगे और आप एक सुपरवाइज़र का काम करेंगे उस ऑफिस में, और वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आप गवर्नमेंट को सीधे देंगे। आपको वहाँ रिपोर्ट नहीं करनी है, आपको रिपोर्ट करनी है सीधे सीएम ऑफिस में। और आपको सारी जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो आपको ऊपर मतलब कि सीएम ऑफिस में पहुँचानी है, ताकि गवर्नमेंट को ये सीधा सीधा उनको एक रिपोर्ट मिल जाए कि जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ग्राउंड पे क्या वो सस्टेनेबल हैं, वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो आप अपना काम समझ गए होंगे। काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है। फिर हम देख लेते हैं रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको या तो जिलाधिकारी को करना होगा या तो आपको सीधे सीएम ऑफिस में करना होगा। आपको उस ऑफिस में नहीं करना है जहाँ पे आप काम करने गए, क्योंकि आप वहाँ तो सिर्फ एक पर्यवेक्षक के रूप में गए हैं। हम इसमें आपका मानदेय देख लेते हैं। मानदेय आपका इसमें 40,000 रुपये है।
मानदेय आपका जो है वो 40,000 रुपये है। तो ये भी बहुत अच्छा मानदेय है। उसके बाद हम इसकी अवधि इसमें लिखा हुआ है कि 1 वर्ष की है, लेकिन इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपकी जो वार्षिक रिपोर्ट है, मतलब जो आपने कैसा काम किया है, उस आधार पे आपको जो है वर्क का वो भी मिल सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। आपकी जो कार्यावधि है उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है किसी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पे। मतलब किसी जो आपका जो ऑथेंटिक ऑफिसर होगा उसका अनुमोदन, मतलब उसके रिक्वेस्ट पे या फिर उसके रेफरेंस से आपका जो है बढ़ाया जा सकता है। छुट्टी कितनी है इसमें? छुट्टी आपको 1 साल में 12 दिन की छुट्टी दी जाएगी, जिसकी पूर्व अनुमति आपको अधिशासी अधिकारी और जिलाधिकारी से प्राप्त करनी होगी। जो भी आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा उससे, या तो आपको जिले के डीएम से प्राप्त करनी होगी। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। शोधार्थियों के लिए चयन के लिए नगर विकास विभाग की वेबसाइट any_urban_upsdc_government.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ 300 से 500 शब्दों में उद्देश्य विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब कि जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे any_urban_upsdc_government.in, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दिए दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके अप्लाई कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको आवेदन करने के साथ 300 से 500 शब्दों में आपको कार्य का उद्देश्य प्रस्तुत करना है कि आप ये फॉर्म क्यों भर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आप उसमें लिख दीजिए, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और यही सब समझ गए होंगे आप, इतना तो समझदार सब भाई हैं। बाकी जो है सैलरी वगैरह मत लिखिएगा कि मैं मुझे पैसा कमाना है इसलिए मैं जो है फॉर्म भर रहा हूँ, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समझदार बनिए। बाकी परीक्षण, ईमेल आईडी, ये तो सब इतना तो सबको पता ही है, अधिकतम 40 जो सब बता दिया है आपको मैंने। फिर आप सबसे इस वीडियो का जो सबसे मेन पॉइंट है इसे ज़रूर देखें ध्यान से, इसमें कोई मजाक नहीं। इसमें आपको 50 नंबर का वेटेज है, आपको 25 का इंटरव्यू है और 50 का आपको वेटेज है। 50 का वेटेज है आपको। इसमें से जो पहला पॉइंट है इसका 25 का वेटेज है, जो दूसरा पॉइंट है इसका 20 का वेटेज है, ये देखिए। और जो तीसरा पॉइंट है स्क्रीन पे देखिए, ये आईटी वाला, इसका 5 का है। टोटल कितना हुआ? 25, 20, 45 और 5, 50, टोटल 50 नंबर का वेटेज है। तो पहला में जो 25 नंबर का वेटेज है वो हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ कि अगर स्नातक आपका 60% और 70% के बीच है तो आपको 15 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, स्नातक 70% से ऊपर है, मतलब ग्रेजुएशन आपका अगर 70% से ऊपर है तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा। और आपका स्नातकोत्तर मतलब कि आपका पीजी जो है अगर वो 60% से अधिक है तो आपको 25 नंबर मिल जाएगा। तो देख लीजिए आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। मेरा तो 60% के ऊपर है मेरा मास्टर, तो मैं तो 25 पा जाऊँगा, आप अपना देख लीजिए। उसके बाद जो अदर स्केलिंग है देख लीजिए कि प्रतिष्ठित रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री आपकी जो है अगर है तो उसका 5 नंबर, पर वो 5 नंबर कम मिलेगा। एक इंस्टीट्यूट है NIRF रैंकिंग निकालता है जो यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो आप अपने यूनिवर्सिटी की उस साल की रैंकिंग देख लीजिए। अगर आप टॉप 100 में आपकी यूनिवर्सिटी है तो आपको 5 नंबर वेटेज उसका मिल जाएगा। ऊपर के नंबर आप ध्यान रखिएगा, नीचे 5 नंबर इस चीज़ की। दूसरी बात, आप अगर लिखने या ऐसे लिखने के शौकीन है, आपका किसी आर्टिकल में मतलब किसी सरकारी लेख या शोध पत्र में छपा है, 5 नंबर उसके आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई स्पोर्ट्स वगैरह जीता है तो उसका 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई मेडल वगैरह जीता है तो उसका तो नंबर मिल जाएगा आपको। उसमें 5 नंबर गोल्ड का है, 3 नंबर सिल्वर का है, 5 गोल्ड का, 3 सिल्वर का, 2 ब्रॉन्ज का। देख लीजिए अपने हिसाब से। तो देखिए 20 नंबर में 5 यूनिवर्सिटी वाली रैंकिंग, 5 वो कोई आर्टिकल छपने का, 10 वो, 5 ये है कि अगर आपको कोई पुरस्कार वगैरह मिला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा, 5 नंबर उसका है। और 5 नंबर स्पोर्ट्स का है। तो टोटल ये 20 नंबर ये हो गए। 2500 डिग्री वाले थे, 2500, 20, 45। फिर 5 नंबर कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर में 2 नंबर CCC के हैं और 3 नंबर आपकी मैपिंग के हैं। जैसे आपको लोकल लेवल पे रूट या मैप वगैरह बनाना आता है, आपने कोई इंटर्नशिप कोर्स या कोई डिप्लोमा किया है मैपिंग का, तो 3 नंबर उसके हैं। तो टोटल ये 50 का वेटेज हो गया। और आपका 25 का जो है साक्षात्कार, मतलब कि आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया।
इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी मेरिट बनेगी और आपको 100 जो है शीर्ष 100 मतलब 100 लोगों का सिलेक्शन होगा। बाकी इसकी सबसे जो मेन नियम है वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि इसमें आप कोई भी कोर्स आप नहीं परस्यू कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप जैसे आपका ग्रेजुएशन हो गया है और आप पीजी कर रहे हैं या कोई डिग्री आप कर रहे हैं, मतलब एकेडमिक आपका चल रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू कर नहीं कर सकते। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि आपको फुल टाइम ये जॉब है तो इसमें आपको फ्री टाइम नहीं मिलेगा स्टडी के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपका सिलेक्शन अगर मान लीजिए हो भी जाता है तो आप वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो मेरी वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी जानकारी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम ऐसे ही आपके लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो बनाते रहेंगे। थैंक यू।